सो इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सो बेसिक स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको है ना डेटा दिया होता है कि के बी का डेटा है ना, तो के बी का डेटा अगर ज़्यादा होता है किसी का, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, बी बेसिक स्ट्रेंथ विल बी ग्रेटर। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको डेटा दिया होगा पी के बी का, तो व्हाट इज पी के बी? पी के बी इज नेगेटिव ऑफ लॉग के बी, जो कि हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में एग्जॉस्टिवली पढ़ा था। तो क्या होता है, अगर पी के बी का वैल्यू ज़्यादा होता है तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है उस कंडीशन में कम हो जाता है। ठीक है, तो एक तो कहानी ये होती है कि कई बार ऑर्डर ऑफ के बी वैल्यू पूछता है, कई बार ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यू पूछता है। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ ये रखनी है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा आपका, बेसिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर के। अवेलेबल लोन पेयर है या नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी। लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी, यानी कि लोन पेयर होने मात्र से वो बहुत अच्छा बेस नहीं हो जाएगा, उसकी डोनेटिंग एबिलिटी भी हमें देखना होगा। ठीक है, कि वो कितना, उसका जो एक्सटेंट है वो कितना स्पीड से लोन पे को डोनेट कर रहा है। विल टॉक अबाउट ऑल दोस फैक्टर्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे। अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को आपको इंक्रीज करना है, तो बेसिकली ये काम हम कर सकते हैं दो तीन तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की मदद लेंगे। तो अगर मान लो कि आपके पास में कोई भी प्लस एम ग्रुप है, ठीक है, अगर मान लो आपके पास में वहाँ पर रेजोनेंस होने की सिचुएशन है, अगर मान लो कि वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन वो भी प्लस वाला पॉसिबल हो रहा है, ठीक है, और अगर वहाँ पे प्लस आई पॉसिबल है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या करेंगे, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को अल्टीमेटली इंक्रीज कर देगा। ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट वी हैव। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको चेक करनी है। तो अगर आपको केबी का डेटा पता है, तो आपको पता है केबी ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। पी के बी का वैल्यू ज्यादा होने से बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। ऐसे ही बेसिक स्ट्रेंथ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर के बेसिस पर डिसाइड होती है। ठीक है, सो हमारा जो मेन एम्फेसाइज है यहाँ पे होगा हमारा मेन एम्फेसाइज लुईस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो हम लोग यहाँ पे बेस की बात कर रहे हैं, तो लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं ज्यादातर। ठीक है, अब लोन पेयर डोनेट कौन करेगा वो भी आपको याद रखना है। तो जब भी डोनेटिंग एबिलिटी की बात आती है तो हमें कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। पहली पॉइंट यहाँ पे याद आपको ये रखना है कि कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, सो नेगेटिव चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज विल बी कंसिडर्ड एज बेटर बेस। बेटर बेस यानी कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा होगा। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे एग्जाम्पल ए में हमने लिखा ओ एच माइनस, और सामने हमारे पास एक न्यूट्रल स्पीसीज है आर ओ एच। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, OH माइनस विल बी ऑफ बेटर बेस कंपेयर। सिमिलरली अगर हमारे पास RSH माइनस है तो इससे बढ़िया बेस होगा इस वाले से। अब देखो यहाँ पे सल्फर पे लोन पेयर है और यहाँ पे भी सल्फर के ऊपर लोन पेयर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो जो नेगेटिव वाला होगा ना, तो हमें बस इतना फोकस करना है कि जो भी नेगेटिव होगा न्यूट्रल से ज़्यादा अच्छा बेस होगा, ठीक है। कोई न्यूट्रल स्पीसीज है उससे ज़्यादा अच्छा बेस होगा। लेकिन हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो डोनर एटम है, लोन पेयर डोनर एटम है, वो सेम होना चाहिए। लोन पेयर डोनर एटम शुड बी सेम, ठीक है, शुड बी सेम। तो यहाँ पे ये चीज़ का थोड़ा सा आपको फोकस रखना है। जैसे ए में डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन इज गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन देने वाला है। तो बी में हमारा सल्फर डोनेटिंग डोनर एटम है, तो यहाँ पे भी सल्फर डोनर एटम है। तो एक सामने न्यूट्रल है और एक नेगेटिव है, तो आपको पता चल रहा है कि नेगेटिव वाला है ना बेटर बेस होगा। जैसे NH2 माइनस ये नेगेटिव है और सामने NH3 न्यूट्रल है, तो लोन पेयर तो दोनों के पास है, लेकिन जो नेगेटिव वाला होगा वो जल्दी जल्दी लोन पेयर को डोनेट करेगा। क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि नेगेटिव चार्ज बेसिकली करता क्या है, अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होता है तो वो नेगेटिव चार्ज को अवॉइड करना चाहता है, हटाना चाहता है। सो दिस इज द आइडिया। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया अपना। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, लेट्स से वी हैव नेगेटिव 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 आयन, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल, और आई मीन डोनर एटम। यहाँ पे सेंट्रल एटम की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। जो भी डोनर एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हुई तो उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 माइनस है, ऐसे ही यू हैव NH2 माइनस एंड यू हैव OH माइनस और यू हैव F माइनस। तो आपके पास में सबसे बढ़िया बेस कौन होगा, ये होगा। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ CH3 NH2 OH माइनस F माइनस। इसमें क्या हो रहा है कि वी नो दैट फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पे लोन पेयर तो प्रेजेंट है, लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता है, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। तो जो कार्बन पे नेगेटिव होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, बेसिक नेचर उसका सबसे स्ट्रांग होगा, ठीक है। फिर N के ऊपर माइनस, फिर O के ऊपर माइनस, देन F के ऊपर माइनस। तीसरी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो कई बार हाइब्रिडाइजेशन वाली भी बातें याद रखनी है, कि अगर आपके पास में कोई sp3 एटम है, ठीक है, यू हैव sp3 हाइब्रिडाइज एटम, तो उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज एटम, ठीक है, और कंपेयर टू sp हाइब्रिडाइज एटम। तो ये हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे मान लो कि हमारे पास कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्डेड है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन ये कैसा है, sp है। और हमारे पास यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये sp2 वाला है, ठीक है। और हमारे पास सिंगल है इस तरह का, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो आएगा इस तरीके से, ठीक है। सो दिस विल बी योर ऑर्डर, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है, और इस वाले नेगेटिव कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, और इस वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम है,
ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है वो वीक क्या है, वीक बेस है। तो वीक बेस है, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। एंड व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट एसिड, सो ऑब्वियसली दिस नेगेटिव चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, तो ये आपका कॉन्जुगेट एसिड होगा अगर ये बेस है तो। क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड क्या करता है, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन और H+ को एक्सेप्ट करने के बाद ये बनेगा। ठीक है, तो वेन एवर वी हैव वीक बेस उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज और समझ सकते हैं, वो चीज ये है कि सपोज आपके पास में ऐसा ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऐसे डबल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ऐसे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन है। मैं अब एक ही हाइड्रोजन को शो कर रहा हूँ ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा ये आएगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का आइडिया है तो आप बेसिक स्ट्रेंथ का आइडिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एसिडिक हाइड्रोजन मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो आप जब H+ को हटा देंगे तो आपको उसके सामने क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। ठीक है, और हमने एक जो इक्विलिब्रियम चैप्टर था आयनिक वाला उसमें ये पढ़ा था कि हमेशा pKa और pKb अगर हमारे पास में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं तो उनका वैल्यू किसके बराबर आता है, 14 के इक्वल आता है। अगर आपको याद होगा तो pKb ये वैल्यू 14 के बराबर आती है फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको कई बार आइडिया लग जाता है। लेट्स से आपको बेसिक स्ट्रेंथ निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो थिंक अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ, उससे आप है ना उल्टा करेंगे तो यू विल गेट द बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। सो हाइब्रिडाइजेशन भी कई बार क्या करता है, रोल प्ले करता है बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने में। ठीक है, अब एक और कहानी होती है बेसिक स्ट्रेंथ की, वो ये है कि सपोज आपके पास में लोन पेयर है, बट इफ लोन पेयर इज पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस। ठीक है, सो इफ लोन पेयर is participating in resonance, अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो उस पर्टिकुलर लोन पेयर का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल कल भी देखा था, जैसे मान लो कि ये एनिलीन है, तो नाम याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, आगे चल के आपको ये सब नाम याद ही रखने हैं। एनिलीन यहाँ पे लोन पेयर है और एक हमने साइक्लोहेक्सेन लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर रखनी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो बेसिक स्ट्रेंथ है, अब देखो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन अमाइन है। ठीक है, सो साइक्लोहेक्सेनामाइन है, सो दिस इज साइक्लोहेक्सेनामाइन। ठीक है, ये नाम होगा। तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये रहेगा आपका ऑर्डर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लोन पेयर होता है, दिस लोन पेयर इज डीलोकलाइज, इट इज पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस, और इस वजह से इस नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन विल बिकम sp2, जबकि ये वाला लोन पेयर कहीं पे भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। तो आपको पता है sp3 नाइट्रोजन जो है वो क्या होगा, sp3 वाला जो होगा वो ज्यादा लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा, sp2 जो है वो लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो अगर कहीं पे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ेगी, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, और फिर sp2 की होगी, और फिर sp3
3 की होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो लोन पेयर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर वो लोन पेयर को अच्छे से होल्ड कर पाएगा तो वो डोनेट नहीं करेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वो डोनेशन कर नहीं पाएगा। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। ठीक है, और सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp ऑर्बिटल इज वेरी हाई, तो वो क्या होता है, न्यूक्लियस के काफी क्लोज होता है, और इस वजह से क्या होता है, वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग होता है, तो लोन पेयर किसी और बंदे को डोनेट करना और मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया अपना। इसके बाद में एक और चीज यहाँ पे जानने वाली है नाइट्रोजन के केस में। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो हमारा अगला जो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो पहले देखो आपको ये समझ में आना चाहिए। एक होते हैं अमाइन, ठीक है, और एक होता है अमाइड। तो सबसे पहले अमाइन क्या होता है, अमाइन इस तरह से होता है RNH2, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। फिर हमारे पास सेकेंडरी अमाइन होती है, जिसमें हमारे पास 2 R होते हैं और एक NH होती है, एक H होती है। और एक टर्सरी होता है जिसमें तीनों R होंगे और N होगा। और अमाइड भी इसी तरह से होते हैं RCONH2, इसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। और सेकेंडरी के लिए क्या होगा, RCO, ये वाला फिक्स रहेगा, N के बाद में एक हाइड्रोजन होगा और एक R डैश होगी। और टर्सरी के लिए क्या होगा, RCON और यहाँ पे 2 R लग जाएंगे इस तरह से। तो सबसे पहला आइडिया ये है कि जो अमाइन होते हैं वो बेटर बेस होते हैं अमाइड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। वाई, तो जो अमाइंस हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस वगैरह नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लोकलाइज्ड लोन पेयर है। जबकि इन केस ऑफ अमाइड व्हाट हैपन, दिस लोन पेयर इज एक्चुअली यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो since it is a delocalized lone pair, it is not available for the donation purpose। ठीक है, सो अगर आप डोनेट ही नहीं कर पाएंगे तो आप, है ना, जो आपका जो मेन प्रिंसिपल है, बेस का मेन प्रिंसिपल क्या है कि वो लोन पेयर डोनेट करे, तो डोनेट कर नहीं पाएगा बिकॉज लोन पेयर इज एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस। सो दैट्स व्हाई अमाइड आर लेस बेसिक देन अमाइन। ठीक है, अब देखो ये जो अमाइन है ना, इसमें डिग्री बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास में देखो बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेस, ऐसा ये नोट में लिखा होगा, तो ये नोट आपको अच्छे से याद रखना है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन गैसियस फेस। ठीक है, तो गैसियस फेस में अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए आंसर बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे आपको इस तरह से R होगा, R इज अल्काइल ग्रुप, तो ये 3 डिग्री वाला है। तो 3 डिग्री में आप खुद से दिमाग लगाएंगे तो ये आपको प्लस आई करके देगा, ये भी आपको प्लस आई करके देगा, और ये भी आपको क्या करेगा, प्लस आई। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड नाइट्रोजन इज इंक्रीजेस, देयरफॉर 3 डिग्री का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा कंपेयर टू 2 डिग्री, बिकॉज 2 डिग्री में 2 R हैं और एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होगी। और जब हम प्राइमरी की बात करेंगे, सो वी हैव 2 हाइड्रोजन ओवर हियर अलोंग विथ 1 लोन पेयर एंड वी हैव 1 R विच इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग प्लस आई। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 2 प्लस आई मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा इस तरीके से आ जाएगा, NH और H, और यहाँ पे लोन पेयर है सो अमोनिया। सो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन अमोनिया।
तो ये हमारा ऑर्डर आएगा कहाँ पर, बेसिक स्ट्रेंथ जब आप गैस फेस में कंपेयर करेंगे, ठीक है, गैसेस फेस में कंपेयर करेंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम बढ़ाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रेंथ increases as number of nitrogen atom increases, number of nitrogen atom increases। कैसे? तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे NH2 लगा हुआ है और एक NH2 यहाँ पे और लगा दिया, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे दो लोन पेयर अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ऐसा ओपन चेन है, ठीक है, इस तरह का ओपन चेन वाला है और एक आपके पास में नाइट्रोजन ऐसे रिंग में है, ठीक है। सो दिस इज अ रिंग। अब यहाँ पे ये है, तो अगर हम देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, क्योंकि लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, ठीक है, कहीं जा नहीं रहा, रेजोनेंस हो नहीं रहा इस वजह से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी हमारा sp3 है, दोनों sp3 है, लेकिन क्या होता है, साइक्लिक जो होता है वो ज़्यादा अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ दिखाता है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब इसका रीज़न क्या होता है कि साइक्लिक में क्या होता है, क्राउडिंग कम होती है, क्योंकि ये जो है, ये दो पार्ट जो है वो तो प्लेनर होंगे ना, एक प्लेन में रहेंगे ये दोनों, ठीक है। और हाइड्रोजन छोटा है तो ये लोन पेयर का डोनेशन इजीली हो जाएगा। सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर विल बी दिस। तो जब भी आपको साइक्लिक फॉर्मेट में नाइट्रोजन एटम दिखाई दे, दैट विल बी अ बेटर बेस कंपेयर टू ओपन चेन वाला नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर कोई नाइट्रोजन रेजोनेंस में जा रहा है, जैसे मान लेते हैं कि वी हैव समथिंग लाइक दिस NH2, उसके बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और सपोज यू हैव लाइक दिस NH2 और उसके बाद में कुछ भी नहीं है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लोन पेयर है बेसिकली ये यहाँ पे इस तरह से रेजोनेंस कर सकता है, सो इट इज नॉट लोकलाइज्ड, जबकि इस केस में ये रेजोनेंस नहीं करेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही बात? तो बहुत आसान चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिमाग लगा सकते हैं कि जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना क्या होगा, रेजोनेंस ज्यादा होगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोज आपके पास एक इस तरह का सिस्टम है, यहाँ पे एन लगा हुआ है, ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे एक चेन इस तरह से बढ़ेगी और इस कार्बन के ऊपर दो वैलेंसीज आ सकती हैं, सो आई कैन प्लेस नाइट्रोजन ओवर हियर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक और नाइट्रोजन रखता हूँ इस तरह का, ठीक है, तो क्या होगा, इस कंपाउंड के अंदर जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो काफी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? तो आप देख सकते हैं ये वाला लोन पेयर यहाँ पे इस तरह से रेजोनेंस करके यहाँ पे अब लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इस तरफ वाला भी इसको रेजोनेंस करके यहाँ पे रेजोने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ा देगा। यानी कि अगर इन तीनों को मैं नंबर दे दूँ 1, 2 और 3, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी जो नाइट्रोजन 3 है उसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर 1 और 2 लगभग बराबर होंगे, ठीक है। सो थर्ड नंबर का जो नाइट्रोजन है उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह से वो बना के पूछते हैं। आपको एक ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल इस तरह से दे देंगे वो, सपोज मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन है वी हैव, and this nitrogen is actually connected with some let's say other alkyl group like this, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एक NH2 लगा हुआ है एंड वी हैव डबल बॉन्ड ओवर हियर इस तरीके से, और एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है CO एंड NH2, ठीक है, इस तरीके से। नाउ आपको क्या करेगा, ऐसे मार्क करके देगा कि इस नाइट्रोजन का नाम है A,
और इस नाइट्रोजन का नाम है बी और इस नाइट्रोजन का नाम है सी। तो आपको पूछेगा कि ए बी सी का बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ये बताइए। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इसके अंदर क्या आएगा? सो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अगर आपको डिसाइड करनी है तो आपको लोन पेयर देखना पड़ेगा। हाँ, सब में लोन पेयर तो है, लेकिन जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है, रेजोनेंस में चले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है सी के केस में भी और ए के केस में भी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। और अब बी के केस में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए जो बी है वो साइक्लिक बी है, तो बी वाला सबसे बढ़िया होगा। और अगर हम इसके बाद में ए और सी में कंपैरिजन करेंगे तो देखो ए और सी में जब कंपैरिजन करेंगे ना, तो जब ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव आएगी, जबकि इस तरफ है ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगी। तो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगी वो रेजोनेंस जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत खुश हो जाएगा ना। तो इस वजह से क्या होगा, सी में लोन पेयर जल्दी से ऑक्सीजन पे जा रहा है, जबकि इधर वाला लोन पेयर नाइट्रोजन से उठ के कार्बन पे जाने में थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बुला नहीं रहा। तो इस वजह से क्या होता है कि आपके पास में जो सी है उसमें लोन पेयर अवेलेबल कम है, तो हमारा आंसर आएगा ए, उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा, सी आएगा। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन माइट बी देयर, ठीक है। तो क्या होता है कि वो अलग अलग नाइट्रोजन आपको एक ही मॉलिक्यूल में बना के देगा और फिर डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, तो आपको उस हिसाब से सोचना होगा, ठीक है। सर ए एन सी समझ में नहीं आया। ए और सी में भाई साहब एक बात समझिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ये जो लोन पेयर है वो कहाँ पे ज्यादा खुश है, नाइट्रोजन पे या ऑक्सीजन पे? तो ये तो भाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे ज्यादा खुश है, तो ये जल्दी से मामा के वहां चले गया। अब ये मामा के वहां जल्दी चले गया तो भाई ये नाइट्रोजन डोनेट कर पाएगा क्या? ये डोनेट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात? अब डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। इज इट ओके? अब दूसरे वाले ए वाले सिचुएशन में क्या है, ए वाले सिचुएशन में सामने कार्बन है, सो वी हैव नाइट्रोजन, और सामने यहाँ पे कार्बन और कार्बन है। तो ये लोन पेयर इधर जाएगा, लेकिन ये कार्बन बोलेगा कि भाई मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये लोन पेयर यहीं बैठा रहेगा, और अगर ये यहीं बैठा रहेगा तो ये डोनेट अच्छे से कर पाएगा। सिंपल, ठीक है। सो दिस इज यस सर। आइडिया, मतलब आप समझिए, खुद से फील करिए कि भाई कोई लोन पेयर कहाँ पे रहना पसंद कर रहा है। अगर मान लो कि लोन पेयर किसी एक पर्टिकुलर एटम पे रहेगा, वहीं पे रहेगा, तो हम ये श्योर कर सकते हैं कि भाई वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो बार बार लोन पेयर इधर उधर भाग रहा है, तो आप समझिए कि आप है ना मल्टीपल मल्टीपल दुकानों से चीजें खरीदते हैं बार बार बदल के, तो आपको है ना वो एक आइडिया नहीं मिलेगा क्वालिटी वाला, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, किसी एक बंदे पे फोकस करेंगे और वो किस तरह की सर्विस दे रहा है उसके ऊपर आप काम करिए, ठीक है। तो आपको आइडिया मिल जाएगा ज्यादा बेटर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि लोन पे है ना डीलोकलाइज तो दोनों में है, लेकिन ज्यादा डीलोकलाइज किधर है, सी में, सी में ज्यादा डीलोकलाइज है, इस वजह से वो अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल नहीं है तो उसकी बेसिक टाइम रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। तो ये हुआ हमारा एक कॉन्सेप्ट। अब है ना, मैंने अभी अभी आपको बोला कि यहाँ पे हम गैसेस फेस की बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्वस फेस, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन एक्वस फेस, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन एक्वस फेस। तो एक्वस फेज में कौन कौन से फैक्टर बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिक स्ट्रेंथ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, यहाँ पे क्या होगा, वेरियस फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर होगा सॉल्वोलिसिस इफेक्ट, सॉल्वोलिसिस इफेक्ट, क्योंकि आपको पता है वाटर क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर होगा प्लस आई इफेक्ट। तीसरा फैक्टर होगा यू कैन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और चौथा फैक्टर होगा अमाइन इन्वर्जन, ठीक है। वन बाय वन विल टॉक अबाउट ऑल दोस, ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है। अमाइन इन्वर्जन। अब ध्यान से देखिएगा, सॉल्वोलिसिस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में 3 डिग्री का अमाइन है, सो R3N, तो 3 डिग्री के अमाइन में क्या होगा कि क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरफ R है, इस तरफ ये बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स एंड वी हैव सम लोन पेयर। तो इस 3 डिग्री में क्या होगा,
कि वाटर इसको बहुत अच्छे से सॉल्वोलिसिस नहीं कर पाएगा। तो सॉल्वोलिसिस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? अगर हम देखें, यू विल फाइंड सॉल्वोलिसिस इफेक्ट। तो एक्सटेंट ऑफ सॉल्वोलिसिस इफेक्ट, एक्सटेंट ऑफ सॉल्वोलिसिस इफेक्ट वो क्या सजेस्ट करता है कि आपको 1 डिग्री में जब सबसे ज़्यादा सॉल्वोलिसिस दिखाई देगा और 3 डिग्री में सबसे कम। तो आप कहेंगे सर ये 3 डिग्री में सबसे कम क्यों? तो सिंपल सा रीज़न है, स्टेरिक क्राउडिंग इज अ रिस्पॉन्सिबल। स्टेरिक क्राउडिंग मतलब देखो, ये जो आर होगी ना, ये आर वाटर को रिपेल करेगी। आपको याद होगा 10th क्लास में भी बोलते हैं कि ये जो अल्काइल ग्रुप होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है ना। हाइड्रोफोबिक मिसेल फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट याद करिएगा। सो आर जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज हाइड्रोफोबिक, सो इट विल रिपेल वाटर, ठीक है। जबकि 1 डिग्री में क्या होगा, एक ही आर होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्लस आई की, तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में होगा? 3 डिग्री में, फिर किस में होगा? 2 डिग्री में, फिर किस में होगा? 1 डिग्री में। तो जिसमें प्लस आई ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो भाई इस, अगर हम सॉल्वोलिसिस इफेक्ट को देखें तो 1 डिग्री वाला सबसे बढ़िया बेस है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। लेकिन अगर प्लस आई के हिसाब से देखें तो 3 डिग्री वाला ज्यादा अच्छा बेस है। और एच बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में होगी? 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और फिर 3 डिग्री में। 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, तीनों जगह पे आर लगी हुई और क्राउडिंग बहुत सारी है। नाउ व्हाट अबाउट दिस अमाइन इन्वर्जन? ये चीज क्या है? ये बहुत सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है ये, कि जैसे मान लो अमाइन इस तरह का है, ठीक है, एच, यहाँ पे डी लगा हुआ है, यहाँ पे टी लगा हुआ है। तो इन्वर्जन यहाँ पे कैसे होता है, ये इस तरह से हो जाता है। ये आपका एच हो गया, ये आपका डी हो गया, और ये आपका टी हो गया, और ये ऐसे हो गया। तो होता क्या है कि भाई कोई H प्लस यहाँ पे वेट कर रहा है, तो ये H प्लस क्या करेगा, इस लोन पेयर की तरफ आना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन अचानक से ये नाइट्रोजन जो है पलट गया, ऐसे इन्वर्ट हो गया। तो H प्लस को क्या मिला? H प्लस को धोखा मिला भाई साहब। H प्लस दुखी हो जाएगा कि इसके पास लोन पेयर लेने जाना ही नहीं, दिमाग खराब कर दिया इसने, ठीक है। भाई देखो आप समझो कि ये लालच टाइप हो गया कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिख रहा है, H प्लस बेचारा उसको अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो तो पलट गया। तो ये अमाइन इन्वर्जन क्या करता है बेसिकली, अमाइन इन्वर्जन की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। सो अमाइन इन्वर्जन अगर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग फैक्टर अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। सॉल्वोलिसिस इफेक्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पे सॉल्वोलिसिस इफेक्ट ये बोल रहा है कि 1 डिग्री वाला सबसे बढ़िया बेस है। प्लस आई वाला क्या कह रहा है, 3 डिग्री वाला सबसे बढ़िया बेस है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कह रही है, 1 डिग्री सबसे बढ़िया बेस है। और अमाइन इन्वर्जन में देखो ध्यान से, इन्वर्जन या फ्लिपिंग कौन कर पाएगा? फ्लिपिंग वो कर पाएगा जो यहाँ पे आर ग्रुप है ना वो छोटे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो अमाइन इन्वर्जन वाला केस है, अमाइन इन्वर्जन, वो सबसे ज्यादा इन्वर्जन कौन करेगा? सबसे ज्यादा इन्वर्जन करता है एक्सटेंट ऑफ अमाइन इन्वर्जन, लिख सकते हैं आप एक्सटेंट ऑफ अमाइन इन्वर्जन। उसमें अमोनिया सबसे ज्यादा ड्रामा करता है ये। उसके बाद में 1 डिग्री क्योंकि हल्का है, ये 2 डिग्री, और 3 डिग्री अमाइन इन्वर्जन कर नहीं पाता। आपको पता है क्योंकि वो मोटा है तो फ्लिप नहीं कर पाएगा ना, फ्लिपिंग उस केस में हो नहीं पाएगी। तो अमाइन इन्वर्जन से अगर हम दिमाग लगाना शुरू करें तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी 3 डिग्री में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अमाइन इन्वर्जन के हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ क्या आएगी, बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगी 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, फिर अमोनिया की, क्योंकि अमोनिया तो बार बार फ्लिप कर रहा है, तो अमोनिया बहुत ही बेकार बेस माना जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर बेसिक स्ट्रेंथ। अब फाइनली हम इसका वर्डिक क्या दें, मतलब इसका नेट आउटपुट क्या है? तो भाई नेट आउटपुट आप और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, नेट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या कहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या कहता है कि सबसे पहला केस बनाता है वो मिथाइल वाले में, ठीक है। तो इन केस ऑफ मिथाइल अमाइन, इन केस ऑफ मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइन, जो मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइन है वहां पे क्या हो रहा है, पहला केस। तो मिथाइल सब्सटीट्यूटेड का मतलब क्या होगा, CH3, ठीक है। और 1 डिग्री है तो NH2 होगा, फिर CH3 होल्ट वाइज, ये 2 डिग्री हो जाएगा,
और फिर CH3 होल थ्राइस Na3 डिग्री हो जाएगा और ये अमोनिया होगी। तो जो एक्सपेरिमेंटल आउटपुट है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल आउटपुट, ठीक है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा। तो एक्सपेरिमेंटल आउटपुट में क्या होगा, इट इज अ ओवरऑल इफेक्ट ऑफ ऑल द इफेक्ट, है ना, नेट आउटपुट ऑफ द ऑल द इफेक्ट्स, है ना, सबका नेट रिजल्टेंट क्या आता है। तो सबका नेट रिजल्टेंट आता है 2 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर हमारा 1 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा और सबसे लास्ट में अमोनिया आएगा। तो ये ऑर्डर है। अब सेकंड, अगर हमारे पास इथाइल लगा हुआ है, सो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, तो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन में जो ऑर्डर आता है वो आता है 2 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री का आता है, फिर 1 डिग्री का आता है और फिर अमोनिया आता है। इथाइल मतलब बड़ा, मिथाइल का मतलब सबसे छोटा, इस पे फोकस करना। ये छोटा है और ये मोटा है, ठीक है। तो छोटे मोटे में आपको नंबर याद करने हैं। कैसे नंबर याद करने हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 213 नंबर और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 231 नंबर। तो 231 और 213 में बड़ा नंबर कौन है, ये बड़ा है, ठीक है, दिस इज अ लार्ज नंबर। तो इसलिए हम लोग ये इथाइल वाले को बड़ा मानते हैं, तो बड़ा नंबर, और जो मिथाइल वाला छोटा है वो छोटा नंबर। तो आप क्या करेंगे, 213 231 याद कर लेंगे। और अगर आपको गैस फेज वाला कहानी याद हो, तो गैस फेज में हम क्या करते थे, याद करो, उसमें 321 वैल्यू आता है, याद है ना, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये ऑर्डर आता है, ठीक है। तो गैस फेज में 321 है और एक्वस मीडियम में 213 231 है। अब इथाइल के अलावा कोई बड़ा ग्रुप आ जाए आर, ठीक है, बल्कि ग्रुप आ जाए, तो भी आपको क्या करना है, व्हेन बल्कि ग्रुप इज प्रेजेंट 231 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गई बात इतनी? हाँ सर आ गई। ओके, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ को लेके थोड़ा डिस्कशन रहा। इसके ऊपर अब क्वेश्चंस करेंगे आगे, ठीक है, अगले वाले पार्ट में। देखो, यू कैन चेक ऑल दिस थिंग्स, यहाँ पे देख लो आप, के बी वाला पेज, ठीक है, उसके बाद में नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वाला पार्ट, लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है।